Okay, so in the last class we discussed about the biological method. It is a method which is used to solve a biological problem. And malaria को हमने as example लेके इस सारी चीज को हमने discuss किया था. Today is our next topic, that is theory, law और principle. ठीक है? तो theory आपके पास क्या होता है कि एक हाइपोथेसिस जो भी आपने जिसके ऊपर बेस पे हमने आपको बायोलॉजिकल आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, उस हाइपोथेसिस को अगेन एंड अगेन जो उसको आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, यू टेस्ट दैट हाइपोथेसिस. ठीक है, जब आप एक हाइपोथेसिस को अगेन एंड अगेन टेस्ट करते हैं एंड वो गलत साबित नहीं होता, एट दैट टाइम यू कॉल दैट अ थ्योरी. ठीक है, थ्योरी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि when hypothesis given a repeated exposure and it is not falsified. ठीक है, कि वो आपके पास आपको उसको टेस्ट किया एंड इट नेवर रिजेक्टेड एंड दैट विल बी कॉल्ड एज थ्योरी. ठीक है, अब थ्योरी में ये होता है कि बहुत सारे एविडेंस होते हैं क्योंकि वो आपके पास अगेन एंड अगेन उसको आपने टेस्ट किया होता है. फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास सेल थ्योरी है, इसी तरह आपके पास हाइडेनबर्ग थ्योरी है, जो आपके पास और बहुत सारी थ्योरीज हैं. ये थ्योरी सारी ये है कि इनको अगेन एंड अगेन इनको टेस्ट किया गया है. ठीक है, टेस्ट करने के बाद ये जो है वो फाल्सिफाइड नहीं हुई, मींस के रिजेक्ट नहीं हुई. तो हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद रिजेक्ट नहीं हुआ तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज थ्योरी. अच्छा, अब नेक्स्ट थ्योरी के बाद आता है लॉ और प्रिंसिपल. लॉ और प्रिंसिपल हम कहते हैं इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. ठीक है, जब आप थ्योरी को अगेन एंड अगेन टेस्ट करते हैं एंड थ्योरी जो है वो इतना टेस्ट हो जाती है हर एंगल से और वो कभी रिजेक्ट नहीं हो सकती, उसको हम कहते हैं नाउ दैट इज कॉल्ड एज लॉ और प्रिंसिपल. ठीक है, वो हमारे पास क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है या प्रिंसिपल होता है. लॉ, जब एक चीज लॉ बन जाती है तो इट नेवर बी रिजेक्टेड, वो कभी भी उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके बुक में हार्डी वेल्सबर्ग लॉ है, फिर आपके पास मेंडल साहब इनहेरिटेंस है. ये ऐसे थ्योरीज हैं जो अब लॉ बन चुके हैं एंड इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, कि ये अब कभी कोई भी इनको रिजेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज नाउ दीज आर द यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बन जाते हैं. ठीक है, तो आपके पास जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू, आप जो रिजल्ट निकालते हैं उस पे फिर आप उसको थ्योरी बनती है. देन थ्योरी के बाद आपके पास एट द एंड आपके पास क्या होता है, वो प्रिंसिपल बन जाता है, या उसको हम लॉ भी कह सकते हैं. ठीक है, ओके. अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये पिक्चर आप देखें. जी मोइज लाला कौन है यार, आप अपना नाम चेंज करो. क्या क्वेश्चन है आपका जी? सर जी ये शुरू से समझा दें थोड़ा सा. मोइज आप हो कौन हो? सर जी मोइस खान क्या हो गया, तो लाला आप अपना गलती से लग नाम गया. चेंज कर, नहीं अपना नाम चेंज करो आप. सर जी उसके बाद कर लूंगा, अभी फिर लीव हो जाऊंगा. ओके, सो हमने कहा कि थ्योरी बेसिकली ये होता है कि जब आप कोई हाइपोथेसिस को अगेन एंड अगेन उस पर टेस्ट करते हैं और वो रिजेक्ट नहीं होता, हम कहते हैं नाउ दैट इज कॉल्ड एज थ्योरी. फॉर एग्जांपल जैसे सेल थ्योरी है. अच्छा, अब थ्योरी को अगेन एंड अगेन आप जब टेस्ट करेंगे तो वो आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट बन जाएगा, तो उसको हम कहेंगे नाउ दैट इज कॉल्ड लॉ और प्रिंसिपल. ठीक है, लॉ या प्रिंसिपल जो है वो आपके पास कभी भी रिजेक्ट नहीं होता. ओके, सो ये हमारे पास एक डायग्राम है, एक फ्लो शीट बनी हुई है जिसमें पूरा बताया हुआ है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस के बाद डिटेक्शन, डिटेक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट में आपको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है. एक्सपेरिमेंट के बाद अगर वो हाइपोथेसिस आपका डिसअप्रूव हो जाता है तो आप दोबारा ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अगर आपके पास वो डिसअप्रूव नहीं होता तो आपके पास ये अप्रूव हो जाता है, तो यहाँ से ये आपके पास थ्योरी बन जाती है. थ्योरी के बाद देन लॉ और प्रिंसिपल ये आपके पास हो जाता है. ठीक है, सो इसके बाद आपका टॉपिक है दैट इज डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस. डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपली के आपके पास डेटा ऑर्गेनाइज. मोइज लाला आप जो भी हो यार, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, आप मेरी क्लास में नहीं आ सकते. ओके, ठीक है, तो हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस आपके पास ये
डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपली आपके पास ये जो भी हो क्लास में आप डिस्टर्बेंस कर रहे हो, आप नहीं होगा फिलहाल, मतलब आप भी जाओ। ओके ठीक है। सो डेटा ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपके पास ये होता है कि किसी भी जो आपके पास डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, आप बेसिकली वो उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? आप ऑर्गेनाइज करते हैं कि डिफरेंट आपके पास टेबल्स की फॉर्म में डिफरेंट ग्राफिक्स का कोई फ्लो शीट किसी डायग्राम मैप के थ्रू जो है वो आपको क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जो भी डेटा आपके पास मौजूद है, अगर आप उस डेटा को ऑर्गेनाइज करके उस पर आगे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो वो आगे आपके पास बेसिकली वो आप उस बेस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, सो डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके पास हाइपोथेसिस को ट्रू या फॉल्स करने के लिए बेसिकली आपके पास पूरी चीजें ऑर्गेनाइज होना जरूरी होती है। सेकंड चीज आपके पास आती है डेटा एनालिसिस। अब डेटा ऑर्गेनाइज होने के बाद आपके पास डेटा एनालिसिस करना भी जरूरी होता है कि आप उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास हाइपोथेसिस को अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए बेसिकली डेटा एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है। आपके पास जो डेटा आया है उसको एनालाइज करते हैं कि हाँ ये क्या चीज है, ये क्या नहीं है। इसलिए बेसिकली डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये आप स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है, रेशियो क्या होता है कि आप जब कोई रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन टू नंबर्स, तो हम कहते हैं नाउ दैट इज कॉल्ड एज रेशियो, और इसको हम इंडिकेट करते हैं आपके पास उसको जो है हम इंडिकेट करते हैं डिवीजन के साइन से या कॉलन मार्क से। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर लें तो 50 मलेरिया पेशेंट जो है वो एंड आउट ऑफ 150 नॉर्मल पर्सन है, तो हम कहेंगे कि इट इज 1:3 के 1 आपके पास मलेरिया पेशेंट है, 50 जो है आपको मलेरिया पेशेंट है, दिस इज 1% एंड 3 जो है आपके पास नॉर्मल पर्सन। इसी तरह सेकंड होती है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता है कि दो रेशियोज के दरमियान अब आप रिलेशनशिप शो करेंगे तो नाउ दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन, एंड इसको आप शो करते हैं इक्वल के साइन से या आप जो है वो उसमें 4 डॉट्स के थ्रू इसको जो है वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप दो रेशियो के दरमियान पास कर रहे हैं। ओके, सो डेटा एनालिसिस आप रेशियो के थ्रू करते हैं या प्रोपोर्शन के थ्रू जो है वो करते हैं। तो अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि एक अगर क्वेश्चन आप करना चाहें, ठीक है, तो उसमें होता है कि अगर आपके पास कैलकुलेट करना चाहे कि 100 हेल्दी स्पैरोज है, उसमें से आपने अलाउ किया है 20 स्पैरोज है, उसमें से 14 जो है वो मलेरियल जो है स्पैरोज है। ठीक है, और इसी तरह अगर आपके पास 100 हेल्दी हैं तो उनमें से कितने आपके पास मलेरिया जो है वो पेशेंट बन जाएंगे। तो इस चीज को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? फर्स्ट आपने लिखना है, ठीक है, फर्स्ट में देखें 20 आपके पास टोटल नॉर्मल हेल्दी स्पैरोज है, उनमें से 14 जो है वो पेशेंट्स है। तो हम लिखेंगे कि 14 आउट ऑफ 20, इसको हम दो नंबर्स के दरमियान शो करें तो ये हमारे पास रेशियो होती है। ठीक है, सेकंड जो चीज आपने एक्स फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्पैरोज आर इन्फेक्टेड विद दी मलेरिया एंड आउट ऑफ 100 में से कितनी होंगी। तो हम 20 में से 14 इन्फेक्टेड है, 100 में से कितनी होंगी ये आपने क्या करना है, इनको फाइंड करना है। अच्छा, अब ये दो रेशियोज हैं आपके पास, इन दोनों को हमने कहते हैं कि इन दोनों का हम रिलेशनशिप शो करेंगे तो वो हमारे पास प्रोपोर्शन होगा। 14 आउट ऑफ 20 इज फर्स्ट रेशियो एंड x आउट ऑफ 100 इज सेकंड रेशियो। दोनों को हम ये शो कर रहे हैं प्रोपोर्शन के थ्रू, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन। अच्छा, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 14 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि रेशियो को हम डिवाइडेड के साइन से शो कर सकते हैं, 14 x डिवाइडेड बाय 100, तो हम इसको x डिवाइडेड बाय 100 एंड 14 डिवाइडेड बाय 20 लेके जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 70। इट मींस कि अगर
14 जो है वो इन्फेक्टेड है आउट ऑफ 20 स्पैरोज, तो 70 इन्फेक्टेड होगी आउट ऑफ 100, ठीक है। तो अब आपने 20 स्पैरोज को फाइंड किया, उन पे एक्सपेरिमेंट करके आपने 100 के लिए रेशियो निकाली। दिस इज कॉल्ड एज डेटा एनालिसिस। आपने थोड़ा सा डेटा किया, उसकी बेस पे आपने दूसरों के लिए रिजल्ट निकाल लिया, तो इससे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज डेटा एनालिसिस। और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, इसी तरह के मैथमेटिक्स आपके पास ये सारी चीजें आप देखें मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स इज एक्चुअली अ वेरी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। विदाउट मैथमेटिक्स आप जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते। हम जैसे एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें जो है वो कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं बायोलॉजिकल डेटा का, ठीक है। लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है, जीन फाइंडिंग है, प्रोटीन इंटरेक्शंस हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू करते हैं, और उसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक यूज होती है, विच आर द पार्ट्स ऑफ द मैथमेटिक्स मैथ्स में, ठीक है। तो इस तरह मैथमेटिक्स जो है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ scientific process. Without mathematics you cannot solve a biological problem. So यहाँ तक आपका चैप्टर 2 कंप्लीट है। इसके बाद हमारे पास जो है वो आगे चैप्टर नंबर 3 है। जी शमीर, अगर आपको क्वेश्चन है तो मैं आपको जी शमीर समीर सर आपकी सिस्टर की शादी होगी अब? आपकी सिस्टर की शादी होगी? ये समीर है कौन है? ओके, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज एक्चुअली हमारे पास होता है, इट इज इमेज ऑफ वैरायटी ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन आवर एनवायरनमेंट। के हमारे एनवायरनमेंट में देखें आपके पास जो देयर आर अ लॉट ऑफ वैरायटी इन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारी जिस अर्थ पे हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, आपके पास एनिमल्स भी आते हैं, एंड आपके पास डिफरेंट अदर बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, ठीक है। अब ये डाइवर्सिटी जो है बायो के अंदर, बेसिकली इस चीज को आप क्या करते हैं कि इस जो हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं इट इज द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन ए स्पीशीज और अमंग स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज के दरमियान या एक स्पीशीज के अंदर डिफरेंट उसके उनकी वैरायटी को मेजर करेंगे तो हम कहेंगे नाउ दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली इसमें दो टर्म यूज होती है, एक होती है फ्लोरा एंड सेकंड वन जो है वो फाना। फ्लोरा इट इज यूज्ड फॉर प्लांट्स एंड फाना इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, ठीक है। सो जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारे अर्थ पे इट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती हमारे पास। ये जो है बायोडाइवर्सिटी इज रिच इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स लेवल में ये ज्यादा होती है। ट्रॉपिक्स लेवल वो लेवल है जहाँ पे फॉरेस्ट ज्यादा है, या आप कहते हैं कि जहाँ पे रेन ज्यादा हो रही है, रेनी एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये ज्यादा हो रहा होता है हमारे पास। बायोडाइवर्सिटी इज रिच इन ट्रॉपिक्स लेवल, एंड इसी तरह टेम्परेट है इन आपके पास टेम्परेट रीजन्स में ये थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। टेम्परेट जो है वो नॉर्मल रीजन आ जाते हैं, एंड पोलर रीजन वो रीजन है जहाँ पे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। मीन जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती है। सो इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास ये कहता है कि इट एक्चुअली प्रोवाइड फूड्स फॉर ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। आप देखें डिफरेंट प्लांट्स ईट कर रहे हैं, डिफरेंट एनिमल्स का आप मीट ईट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है कि आपके पास ये बेसिकली फूड प्रोवाइड कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी आपके मेडिसिन और ड्रग्स हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप बायोलॉजिकल सोर्सेज से ले रहे थे, लाइक डिफरेंट प्लांट्स यूज हो रहे हैं, डिफरेंट एनिमल्स है वो आपके पास आप उनके क्या कर रहे होते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं। इसी तरह बहुत सारी इंडस्ट्रियल मटेरियल्स है, लाइक बिल्डिंग मटेरियल, जैसे आप कहते हैं कि जो
लकड़ी यूज होती है, फाइबर्स हैं, डाइज, रेजिन, गम्स, एडेसिव, रबर्स एंड ऑयल, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये बेसिकली इंडस्ट्रीज में यूज होती है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। तो ये भी आप कहाँ से किस लिए लेते हैं, आपके पास बायोडाइवर्सिटी के थ्रू लेते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी ना होती तो अब ये सारी चीजें हमारे पास ना होती, ठीक है। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसी तरह biodiversity also play an important role in maintaining ecosystem. For example, it play a part in regulating of chemistry of our atmosphere, ठीक है। देखें, अगर आपके पास डिफरेंट, अगर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी तो आपका जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन होगा, मीन कि आपको हर चीज आपको अवेलेबल होगी। इसी तरह आपके पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फर्टाइल सॉइल्स हैं वो बेसिकली वो क्या हो जाएगी, प्रोवाइड होगी, किस वजह से होगी, बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी इस तरह हम अगर देखें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी के बगैर जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा बताया हुआ है, देखें कि ये एनवायरनमेंट एक देखें, इसमें कितने ज्यादा डिफरेंट प्लांट्स हैं। तो इस मीन के डिफरेंट प्लांट्स का मतलब है बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। इसी तरह इसमें देखें टेम्परेट रीजन में आपके पास ये थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे भी प्लांट्स हैं वो क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे भी आपके पास बायोडाइवर्सिटी बेसिकली है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल। अब जब हम बात करते हैं अबाउट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। अब जब आप उन प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे तो स्टडी करने के लिए बेसिकली आपको एक चीज क्लासिफाई होना जरूरी होती है, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई चीज क्लासिफिकेशन नहीं हुई कि ये प्लांट्स क्लासिफिकेशन के एनिमल्स की या बाकी इस तरह, तो आप उसको स्टडी बेसिकली नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि हमने एनिमल को स्टडी करें, कौन से एनिमल को स्टडी करना है आपको नहीं पता क्योंकि क्लासिफाई नहीं हुआ, ठीक है। तो आप क्लासिफिकेशन बेसिकली इंपॉर्टेंट है फॉर स्टडीइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिसर्च करने के लिए। अच्छा, इसी तरह जो आपके पास बायो में भी है, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो हमने उन सारे के सारों को क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेसिकली आपके पास इसके मकसद क्या था, जो इसके एम्स हैं, नंबर 1 जो है वो आपके पास है कि जिसमें हम ब्रांच जिसमें वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। एंड सेकंड चीज जो है, इफ वी स्टडी द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टेमेटिक्स। एंड टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स आप कह दें कि आपके पास ये दो, 1 मिनट होल्ड करना है आपने। ओके, सो टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स आप कहते हैं कि दो ब्रांचेस हैं जिसके थ्रू आप बेसिकली क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। इन दो ब्रांचेस का बेसिक मकसद क्या था, एक तो ये था कि टू डिटरमाइन सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दे कैन बी स्टडीड इजीली, कि आप एक ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस फाइंड कर लें तो आपके लिए वो स्टडी करना क्या होगा, इजी होगा। इजी कैसे होगा कि आपको पता होगा कि इसमें ये चीजें सिमिलर हैं, ये डिफरेंस है, तो आप उनको इजीली स्टडी कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह टू फाइंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या या उन ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री फाइंड कर। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होता है, इट इज अ हिस्ट्री जो आप, एवोल्यूशन क्या होता है कि चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म आगे जा रहे हैं, टाइम पास हो रहा है तो उनमें क्या हो रही है, बेसिकली चेंज आता जा रहा है। वो चेंज होने की वजह से पॉसिबल है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कई साल पहले सेम थे, बाद में चेंज आता गया एवोल्यूशन के थ्रू, तो वो क्या हो रहे हैं, उनमें चेंज आके वो डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो ये जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, रिलेशनशिप है बेसिकली, ये भी आप कैसे फाइंड करेंगे, थ्रू क्लासिफिकेशन। कैसे, कि जब आपको पता होगा कि इन दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान ये सिमिलर है, तो इसका मतलब है कि उनमें कहीं ना कहीं पीछे जाके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उनकी सेम थी, तभी तो दो चीजें उनके दरमियान सिमिलर आई है ना, ठीक है। तो इस तरह आप बेसिकली एम्स जो था क्लासिफिकेशन का, वो एक तो डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज फाइंड करना था, सेकंड वन वाज द टू फाइंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये तो दो एम्स थे।
अब किन बेस पे आपके ऊपर, किन बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया गया इन ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। देयर आर टू बेसिस जिन पे आपने ऑर्गेनिज्म को क्या किया, क्लासिफाई किया, ठीक है। उसमें से नंबर वन आपके पास आता है कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे, एंड सेकंड वन जो है वो आपके पास इसमें आ जाता है जेनेटिक मटेरियल की बेस पे, ठीक है। कि आप एक तो ये इस बेस पे किया है कि जो ऑर्गेनिज्म सेम जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनको एक ग्रुप में रख दिया और जिन डिफरेंट थी उनको सेकंड ग्रुप में रख दिया, तो ठीक है, ये एक बेस थी, इस बेस पे क्लासिफाई किया था। सेकंड जो है वो मॉडर्न जेनेटिक्स में इसने क्या किया है कि जेनेटिक मटेरियल के उनके डीएनए को लेके स्टडी किया है, तो जिनके डीएनए सेम थे तो उनको भी एक ग्रुप में रख लिया, जिनके डीएनए डिफरेंट थे उनको क्या कर लिया, डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, ठीक है। तो देयर आर टू बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, नंबर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म, and second one similarities and differences in the DNA of the organism, in the genetic makeup of the organism, ठीक है। तो इन दो organism, इन दो बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया गया सारे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो आपने इन चीजों को कंफ्यूज नहीं करना है, एक एम्स है, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड सेकंड वन और दी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो मेरे ख्याल में अच्छा चलें इसको भी हम पढ़ लेते हैं, अभी टाइम है। बेसिकली टेक्सोनोमिक हायरार्की, टेक्सोनोमिक हायरार्की बेसिकली जो क्लासिफिकेशन की है उनको आपने क्या किया कि एक मेन ग्रुप्स बनाए हैं एंड सेकंड वन आपने थोड़े स्मॉल ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है। द ग्रुप्स इनटू व्हिच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, टेक्सा इसको हम कहते हैं। कि आपने एक ग्रुप बनाया तो उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज टेक्सोनोमिक कैटेगरी, और दैट इज कॉल्ड एज टेक्सा, या उसको हम कहते हैं दैट सिंगुलर टेक्सॉन, ठीक है। अब वो जो टेक्सा है वो बेसिकली या ग्रुप्स हैं, वो एक अगर हम उनको बनाएं तो वो हमारे पास एक लेडर की फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। ये देखें आपके पास ये लेडर की फॉर्म में बने, ठीक है। एक ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये देखिए एक लेडर की फॉर्म में बन रहे हैं। तो हम ये जो लेडर बन रही है इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज टेक्सोनोमिक हायरार्की, इसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की, जिसमें देयर आर डिफरेंट टेक्सा जो कि इस टेक्सोनोमिक हायरार्की में प्रेजेंट होते हैं। जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में दे आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स, उनको किस किंगडम में डिवाइड किया, 5 किंगडम है। और वो 5 किंगडम को अगर अगर फर्दर डिवाइड करें तो वो फर्दर डिवाइड करके 5 ग्रुप जो है वो हर किंगडम में इंक्लूड है, ठीक है। सबसे पहला ग्रुप हमारे पास आ जाता है स्पीशीज, सेकंड वन है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, एंड देन आपके पास क्या है, फाइलम, और फाइलम के ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, किंगडम आ जाता है। तो स्पीशीज आपके पास क्या है, स्पीशीज हम कहते हैं, स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। कि स्पीशीज कहते हैं ऐसे ग्रुप्स का ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, मीन वो रिप्रोड्यूस कर सके, और वो जो आगे उनकी प्रोडक्शन हो वो ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करें विच इज फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म में ये कैपेबिलिटी हो कि दे कैन फर्दर प्रोड्यूस देमसेल्व्स, कि वो आगे भी फर्दर प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज हम कैसे डिवाइड, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, व्हिच कैन फर्दर प्रोड्यूस, जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो आगे प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो स्पीशीज हमारे पास जो होता है कि इसमें एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक ह्यूमन आपके पास एक स्पीशीज है, प्लांट्स में एक तरह के, तो उनको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये स्पीशीज आ जाती है, ठीक है। अगर स्पीशीज जो है वो आपके रिलेटेड स्पीशीज, दो रिलेटेड स्पीशीज मिल रही, दो या दो से रिलेटेड स्पीशीज ग्रुप जब बन रहे तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज जीनस, ठीक है। इसी तरह जीनस जो है अगर रिलेटेड जीनस मिल रहे हैं तो हम कहते हैं नाउ दैट इज कॉल्ड एज फैमिली। इसी तरह रिलेटेड फैमिली मिल जाए तो हम कहते हैं नाउ दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर, और इसी तरह रिलेटेड ऑर्डर मिल जाए तो नाउ दैट इज कॉल्ड एज क्लास, और आपके पास क्लास डिफरेंट मिल जाए तो हम उनको कहते हैं नाउ दैट इज कॉल्ड एज फाइलम, ठीक है। फाइलम बेसिकली आपके पास आगे मिलके क्या बनाते हैं, किंगडम बनाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो जितने भी स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, दीज आर कॉल्ड एज टेक्सा, एंड ये जो आपके पास लेटर बना रहे हैं इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज टेक्सोनोमिक हायरार्की। यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है एक ह्यूमन की है, ह्यूमन की जो स्पीशीज है दैट इज होमो सेपियंस, एंड जीनस होमो है, फैमिली होमोनाइडी है, ऑर्डर प्राइमेट्स है, क्लास मेमिलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, किंगडम एनिमिलिया है। तो अब ह्यूमन की इसी तरह हर ऑर्गेनिज्म को बेसिकली इस तरह क्या किया हुआ है, फर्दर क्लासिफाई किया है। तो इसी तरह पी प्लांट है हमारे पास, अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन देखें तो दैट इज पाइजम सेटिवम इज द स्पीशीज, पाइजम जीनस है, बेसी उसकी फैमिली है, ऑर्डर उसकी, हाँ, उसके पास आपके ऑर्डर जो है आपके पास
उसकी जो ऑर्डर वो फेबेलेसी है, मैग्नोसाइटा जो इसकी क्लास है, मैग्नोफाइटा जो है इसकी फाइलम है, टेंट जो है वो आपके इसका जो किंगडम है दैट इज प्लांटा है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एग्जांपल के मैंने ह्यूमन की एंड पी प्लांट की। अच्छा, ये देखें आपके पास ये जो लेडर बन रही है इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज टेक्सोनोमिक हायरार्की, जिसमें आपके पास डिफरेंट टेक्सचर जो है वो मिलके बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताई हुई है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करते तो हम कहेंगे दैट इज नॉट अ स्पीशीज। फॉर एग्जांपल, अगर हॉर्स जो है वो और डंकी को आपस में क्रॉस करवाएं तो वो एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज म्यूल। म्यूल जो होता है इट इज इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वो आगे उसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो आगे रिप्रोड्यूस कर सके, तो हम कहेंगे म्यूल इज नॉट अ स्पीशीज। क्योंकि म्यूल क्योंकि स्पीशीज को हमने डिफाइन किया है, इट रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जबकि म्यूल जो है वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, तो हम जो है वो बेसिकली म्यूल कहेंगे दिस इज नॉट अ स्पीशीज। सो यहाँ तक मेरे ख्याल में आज काफी है। इसके बाद आगे हिस्ट्री है और प्लस क्लासिफिकेशन सिस्टम जहाँ जाते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं जो है वो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो अब हैंड रेज करें, मैं उसको जो है वो अनम्यूट करूंगा और वो फिर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे अपना। किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है? क्वेश्चन नहीं है तो मैं अटेंडेंस लेके क्लास एंड करने वाला हूँ फिर। ओके ठीक है, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ। इस टाइम 22 पार्टिसिपेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। ओके ठीक है, सो किसी का क्वेश्चन नहीं है ख्याल में। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। इससे आगे जो है अगर फिर भी आपने इसको एक दफा रीड आउट करना है, अगर क्वेश्चन किसी का हुआ तो नेक्स्ट क्लास में फिर मुझसे वो पूछ लेना। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।